प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और जैसा कि हमें पता है कि जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है उसमें जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या है? वो है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएँ बोलते हैं हिंदी में। तो हम यहाँ पे जो भी मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, जिससे कि चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं चाहे यूपी बोर्ड के हैं, ठीक है, मतलब कोई सी भी आपकी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी लैंग्वेज है चाहे इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर 1 है यानी कि रियल नंबर्स, जो वास्तविक संख्या है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो रियल नंबर्स होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो कोई भी नंबर यदि हम अपने माइंड में सोचते हैं, ठीक है, वो एक रियल नंबर ही होता है। चाहे हम कितना भी छोटा नंबर सोच लें चाहे कितना भी बड़ा नंबर सोचें, वो एक हमेशा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या ही होता है। जैसे कि कोई बच्चा सोचता है कि हमने अपने माइंड में सोच लिया 1 भी एक रियल नंबर होता है आपका। कोई बच्चा सोचता है कि 0 हमने सोच लिया, वो भी आपका एक रियल नंबर होता है। कोई बच्चा सोचता है यहाँ पे कि 1/10,000, किसी बच्चे ने ये सोचा तो वो भी आपका एक रियल नंबर है। कोई बच्चा सोचता है आपका यहाँ पे कि 10 की पावर 10, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा नंबर है 10 की पावर 10, तो यानी कि 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर 10 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 10 का मतलब होता है 10 × 10 × 10। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको? इसे 10 टाइम्स, यानी कि 10 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका 10 की पावर 10 बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आप कितना भी बड़ा नंबर अपने माइंड में सोच लीजिए, कितना भी छोटा आप सोच लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर अपने माइंड में सोचते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एक रियल नंबर ही होता है। अब बात आती है कि जो रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं वो हमारे डेसिमल फॉर्म यानी कि पॉइंटों में किस फॉर्म की होती हैं? तो रियल नंबर्स हमारे डेसिमल फॉर्म में दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है, जैसे हम 1/2 लिखे हैं यहाँ पे, 1 को यदि आप 2 से भाग करते हो तो हमें कितना मिलता है? हमें मिलता है 0.5। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, जो दशमलव है, इसके बाद केवल 5 है, आगे की टर्म्स तो कोई है ही नहीं। यानी कि पॉइंट के बाद के जो आपकी डिजिट्स हैं यानी कि जो अंक हैं उन्हें आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं। यानी कि एक टर्म में, यानी कि कुछ टर्म के बाद ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, तो जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जैसे 1/2 को हमने डिवाइड, वैल्यू फाइंड आउट की 0.5 हुआ, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, यानी कि एक टर्म में हमारे पास, यानी कि पॉइंट के बाद जो कुछ टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे, वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। यानी कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं कि पॉइंट, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा ये है यहाँ पे डेसिमल है, इसके बाद की जो टर्म्स हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वही हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ये रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होती है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो हमारे सारे क्या होंगे? वो परिमेय संख्याएं होंगे। जैसे हम लिखें यहाँ पे 2/5, 2/5 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 0.4। ठीक है, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कहने का मतलब है, यानी कि पॉइंट के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद की जो टर्म्स हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि वैल्यू बहुत ज़्यादा आती हैं बाद में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, हम ले लें 1/3। ठीक है, 1/3 यदि आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 0.3, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, ये आता चला जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी टाइम्स आएगा। क्योंकि 1 को एक बार 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 3 यानी कि पॉइंट के बाद 3 आ जाएगा, फिर से 3 3 3 3, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो ऐसे होते हैं यहाँ पे 1/3, जैसे आपने फाइंड आउट किया। नॉन टर्मिनेटिंग है ना, देखो ये जो आपका डेसिमल है, जो पॉइंट है, इसके बाद की टर्म्स को आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, तो इन्फिनिटी अनंत तक 3 3 3 आता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब वैल्यू बार बार सेम आ रही है। जैसे कि हमने 1 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.33333 अनंत बार आएगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होते हैं ये हमारे होते हैं यहाँ पे रिपीटिंग, ये तो हमारे रिपीटिंग होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो रिपीटिंग होते हैं इन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं यहाँ पे, रेशनल
नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये हमने आपको बता ही दिया है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर हमारी परिमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं अनंत तक, जो इन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, यदि वे हमारे रिपीटिंग की फॉर्म में हैं, जैसे कि 3 3 3 ऐसे आता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं कि जो नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग में कैसे होते हैं, जैसे हम वैल्यू ले लें, पाई की वैल्यू ले लें। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1424, ऐसे डिफरेंट टर्म्स अनंत तक आते चले जाते हैं। देखो पॉइंट के बाद यहाँ वैल्यू रिपीट थोड़ा ही हो रही है, पहले 1 4 है, फिर 2 4 है, फिर को आगे को चला जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ रिपीट तो हो नहीं रही है इसकी तरह से, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 3 3 आ रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये होती है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसी तरीके से हम ई की वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे 2.1728, ऐसी यहाँ पे टर्म्स अनंत तक आती चली जाती है जो ई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम √3 की वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, ऐसे अनंत तक आती चली जाती है इसकी वैल्यू भी। कहने का मतलब जब पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हैं, जो डिजिट्स हैं, वो आपकी रिपीट नहीं होती हैं, तो वो बोलते हैं हम नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसी जो हमारे पास संख्याएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारा जो रियल नंबर था यहाँ पे, ठीक है, तो इसे अपरिमेय संख्याएं को हम इसके आगे लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आपको। तो इरेशनल नंबर यानी कि इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अपरिमेय, ये अभी भी नहीं दिख पा रहा होगा आपको, इस साइड में चला गया, कोई बात नहीं, इसके ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये इरेशनल नंबर को आप यहाँ पे देख लीजिए, इसे हम लिख देते हैं अपरिमेय। अपरिमेय, ये आपका इरेशनल नंबर जो होता है, ये होता है आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये बात समझ पा रहे हो यहाँ पे कि जो रियल नंबर डेसिमल फॉर्म में होते हैं, पॉइंटों में होते हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं दो तरीके की होती हैं, एक टर्मिनेटिंग होती हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है वे हमारे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद वैल्यू आती जा रही है, तो कुछ वैल्यू तो ऐसी होंगी जो रिपीट होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो रिपीट नहीं होंगी। जैसे तो रिपीट हो रही है, ये रिपीट नहीं हो रही है। जो रिपीट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, लेकिन जो नॉन रिपीटिंग होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का। इसके बाद हम जो पहला हेडिंग आपका यहाँ पे पहले चैप्टर में स्टार्ट आते, तो थोड़ा बेसिक था कि रियल नंबर होता क्या है, कैसे हम उसे ब्रेक करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगा एल्गोरिथम, यानी कि पहले चैप्टर का जो पहला पॉइंट आपको बुक में देखने को मिलेगा वो मिलेगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम कुछ नहीं होता है, केवल कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी कि वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एल्गोरिथम, ठीक है, हिंदी में भी इसे एल्गोरिथम ही बोलते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिथम होता क्या है? कुछ स्टेप्स की सीरीज़ होती है जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, यानी कि किसी सवाल को हल करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि यदि हमें बाइक चलाना सीखना है, ठीक है, चलाना सीखना है या हमें बाइक चलानी आती है, ठीक है, तो बाइक चलाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसमें की लगाएंगे, जो चाबी है वो लगाएंगे, उसके बाद उसका क्लच दबाएंगे, ठीक है, उसके बाद गियर डालेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा रेस देंगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। तो ये कुछ स्टेप हैं, यानी कि जिन स्टेप की हेल्प से हम बाइक को चला पाते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उन वेल डिफाइंड स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, काम को करने के लिए। इसके बाद दूसरा वर्ड आएगा इसमें लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा को हम हिंदी में बोलते हैं प्रमेयिका। अब ये प्रमेयिका क्या होती है? लेमा का मतलब होता है कि हमें कुछ पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है,
यानी कि कोई बात हमें कही गई है कि ये पहले से प्रूव है यानी कि सिद्ध है, और उसकी हेल्प से हमें कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना है, तो उसे हम क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ स्टेटमेंट होता है जो पहले से प्रूव है उसी को हम लेमा बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि 4 + 4 = 8 है, हमें पता है कि 4 + 4 8 होते हैं। अब यदि इसकी हेल्प से हम यहाँ पे कुछ वैल्यू निकालने लगें, 6 × 4 + 4, आप वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 4 + 4 तो आपको क्या पता है, यहाँ पे 8 है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम 6 × 8 लिख देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है, कहने का मतलब ये हमें पहले से प्रूव था, ये चीज़ें हमें पहले से पता थी। ठीक है, और इसकी हेल्प से हमने ये वैल्यू निकाल ली, ये हमें पहले से पता है 4 + 4 8 होता है, और इसकी हेल्प से हमने ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 4 + 4 की रख के वैल्यू निकाल ली 48। इसका मतलब जो हमें पहले से पता होता है यही हमारा लेमा होता है, यानी कि प्रमेयिका होती है। ठीक है, यानी कि पहले से हमें कुछ स्टेटमेंट, कुछ चीज़ों का पता है जो प्रूव हैं यानी कि सिद्ध हैं, और उनकी हेल्प से हम नया स्टेटमेंट जो निकालते हैं जो सिद्ध करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, जो दिया हुआ सिद्ध हमारा स्टेटमेंट होता है वही हमारी लेमा यानी कि प्रमेयिका होती है। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पहले चैप्टर का लेमा आता है वो आता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होते हैं उसकी अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, हिंदी में बोलते हैं इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है? तो ये होता है कि यदि आपको कोई भी पॉजिटिव दो इंटीजर दे रखे हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique Q and R satisfying A = BQ + KR, where R lies between 0 and B। तो ये जो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो, ये क्या कहती है कि यदि हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, पॉजिटिव आप हमें पता है कि धनात्मक, यहाँ पे पूर्णांकों की बात हो रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर से यदि हमें A और B दे रखे हैं तो वहाँ पे यूनिक Q और R दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, कैसे एग्जिस्ट करेंगे कि A जो है वो हमारा BQ + R के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला नंबर A वो B × Q + R के इक्वल होगा, जहाँ पे जो R का मान है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, R का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B जो होगा B से छोटा होगा, हमेशा B से छोटा होगा, ये ध्यान रखना। 0 के तो बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है R, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। तो ये होती है हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब इसे हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं? सपोज कीजिए हमें यहाँ पे गिवन है, इसे यहाँ पे देखिए, हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम 9 को डिवाइड करें 2 से, कितनी बार होगा? 2 4 × 8, क्या बचेगा हमारे पास? 1। तो जैसे हमने 9 को 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है, तो जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 हमारा यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है हमारा यहाँ पे डिवाइज़र, यानी कि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइज़र होता है। ठीक है, 9 को हमने डिवाइड किया है, ये है हमारा डिविडेंट, डिविडेंड। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 4, ये है हमारा क्वोशिएंट, ये है हमारा क्वोशिएंट, और जो नीचे यहाँ पे बचता है इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है,
यानी कि ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये हमारा क्वोशिएंट होता है, ये डिविडेंड है हमारा, ये हमारा डिवाइज़र है। ठीक है, यानी कि जो डिवाइज़र होते हैं उसे हम हिंदी में बोलते हैं भाजक। ठीक है, ये जो डिविडेंड है ये है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा भागफल। ठीक है, और ये होता है हमारा शेषफल। कहने का मतलब ये है, यदि हम इसकी यहाँ से बात करें तो हमारा डिविडेंड किसके इक्वल होगा? डिविडेंड विल बी, डिविडेंड किसके इक्वल है? देखो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, देखो 2 इंटू 4 और प्लस के 1, यानी कि 2 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 और 1 रिमाइंडर को ऐड करो तो 9 आ जाएगा, यानी कि डिविडेंड आ जाएगा हमारा। तो डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है? यदि हम हिंदी में लिखने की बात करें तो हमारा जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। तो ये जो हमने यहाँ पे आपको 9 को डिवाइड किया है 2 से, ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो ए जो है हमारा यहाँ पे, ए क्या है हमारा यहाँ पे? डिविडेंड होता है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बी हमारा क्या होता है? बी होता है हमारा डिवाइजर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यदि आप बात करें तो ये जो डिविडेंड है हमारा, ये क्या है? ये है हमारा ए। ये डिविडेंड हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। जो डिवाइजर है वो डिवाइजर क्या है हमारा? बी है। क्यों? क्यू फॉर क्वोशिएंट। ठीक है, क्यों इसके वर्ड से बनना है, देखो क्यू फॉर क्वोशिएंट। ठीक है, और ये जो आर होता है, आर फॉर रिमाइंडर। तो ये जो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये कुछ नहीं होता है, केवल यही हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझते कैसे हैं? 9 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 आपका डिवाइजर है, 9 आपका डिविडेंड है, क्वोशिएंट आपका 4 है। ठीक है, और रिमाइंडर आपका 1 है। ठीक है, अब रिमाइंडर को देखें, यहाँ पे आर हमारा रिमाइंडर है, तो ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। देखो ये 1 है ना, b हमारा क्या है यहाँ पे? b हमारा 2, तो 2 से छोटा है हमेशा यहाँ पे 1। ठीक है, तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है उसका क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है। ठीक है, इसे हटा देते हैं अभी यहाँ पे। अभी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, और एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन हम यूक्लिड लेमा से बेस पे करेंगे, क्योंकि ये यूक्लिड जो लेमा होता है इसका क्वेश्चन नॉर्मली हर बार एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले चैप्टर की पहला एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 1.1, और इसका क्वेश्चन है यहाँ पे यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट। पहली एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इसी पर बेस है। ठीक है, तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form is of the form 9m, 9m plus 1, 9m, 9m plus 1 और 9m plus के 8। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। यानी कि यदि हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, हमें प्रूव करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज़ करना है, जो भी हमने आपको बताया। हमें सिद्ध करना है कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, हम धन पूर्णांक ले लें, उसका यदि हम क्यूब करें यानी कि घन करें तो किस फॉर्म का होता है? 9m, 9m plus 1,
या फिर 9m + 8 की फॉर्म का हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब यूक्लिड लेमा में हमें एक चीज़ बताई थी आपको कि यूक्लिड लेमा हमारा कैसा होता है, A = BQ + R, इसी फॉर्म का तो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें किस फॉर्म का नंबर पूछा है, 9m + 1, यानी कि इसी में 1 ऐड हो रहा है और इसी में 8 ऐड हो रहा है। तो यदि आप यहाँ से देखें तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे b की वैल्यू दे रखी है 9, b की वैल्यू 9 दे रखी है, ठीक है। अब यदि b की वैल्यू 9 है तो r हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेस, r हमारा 0 से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, लेकिन लेस देन तो b होगा, b का मतलब 9, यानी कि लेस देन तो 9 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यदि हमारा r की वैल्यू 0 और 9 के बीच में लाई कर रही है तो इसका मतलब r हमारा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। देखो r हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से तो छोटा है, केवल 8 तक होगा। तो कहने का मतलब r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतनी, यदि r की इतनी वैल्यू के लिए हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा छोटा तरीका अप्लाई करते हैं। वो ये होता है कि ये जो हमें b = 9 दे रखा है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 9 को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इनमें से। देखो यहाँ पे 9 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन को छोटा करने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं b = 3, और जब b = हम यहाँ पे 3 ले लेंगे तो ये हमारा r कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हमारा लाई करेगा 0 to 3, ठीक है। 0 से ग्रेटर देन = और 3 से लेस होगा। तो कहने का मतलब ये जो हमारा a है ये बन जाएगा हमारा 3q + के r, और r हमारा कहाँ पे लाई करेगा, r हमारा 0 से ग्रेटर और लेस देन 3 में लाई करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे r का मतलब क्या है, r = हमारा 0 हो सकता है, r = हमारा 1 हो सकता है, r = 2 हो सकता है। केवल 3 चीज़ें हैं हमारे पास, 0, 1, 2, क्योंकि 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन 3 से लेस है, ठीक है। तो 3 से लेस में हमारे कौन कौन से इंटीजर आते हैं, 0, 1, 2। बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ तक। अब यदि हम r = 0 रख देते हैं अपना यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे यूक्लिड लेमा का क्वेश्चन फॉर्म है, a = BQ + R में r = 0 रखते ही हमें क्या मिलता है, a = 3q, ये हमें मिल जाता है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज। लेकिन उसने बात क्या कही है, उसने कही है यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये जो ओ ए होता है, ए और बी तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर ही तो होते हैं यूक्लिड लेमा में, बात समझ पा रहे हो। तो ए और बी जब हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, यानी कि घन करना है। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमारा 3q का क्यूब। 3q के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 q की पावर 3, यानी कि 27 q की पावर 3। इसे हम लिख सकते हैं 9 × 3 q की पावर 3, क्योंकि 9 3 27 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 3 × q की 3 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पे एक m नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 9m की फॉर्म हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो q की पावर 3 तो हमारे पास क्या है, कोई नंबर आएगा यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करके उसे हमने यहाँ पे m नाम दे दिया। तो r = 0 पर जो किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है वो हमारा किस फॉर्म का बन रहा है, 9m की फॉर्म का बन रहा है। तो पहली फॉर्म तो यहाँ पे समझ में आ रही है हमें। अब हम दूसरी फॉर्म को देखेंगे, 9m + 1 कैसे बनेगा। r = 1 ले लीजिए, r = 1 पर a बराबर कितना आएगा, 3q + के 1, दिस इम्प्लाइज। अब a तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, क्या करेंगे, फिर से क्यूब करेंगे, इसका घन करेंगे, ठीक है। तो क्यूब हमारे पास आ जाएगा 3q + 1 का क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब ओपन कर देंगे। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब का मतलब 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a² b 3a² और b तो 1 ही है, प्लस 3b², 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इंटू a। ये बात समझ पा रहे हो यहाँ तक। तो ये हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस वाली ट्रम में, इस वाली ट्रम में और इस वाली ट्रम में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, यदि आप ध्यान से देख पाओ तो 9 कॉमन लेते यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये कितना है, 3 की पावर 3 यानी कि 27 में 9 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3q³, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, ये तो अलग ही रहेगा, यहाँ पे +1 हमारा, ठीक है। ये आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे।
ये +1 को हमने अलग लिख लिया। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो केवल 3 बचेगा यहाँ पे, 3q² प्लस ये हमारा 9 आ गया, तो यहाँ पे तो हमारा केवल q ही बचेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q² और प्लस के क्यूब। ठीक है, अब यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये जो है हमारे पास, यदि हम इसे यहाँ पे m पुट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9m + 1 की फॉर्म बन जाएगी। तो दूसरी फॉर्म भी हमारी बन गई। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे 9m + का 8, r = 2 के लिए देखें, a = 3q + के 2। अब ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, a जो है तो इसका क्यूब करेंगे, यानी कि 3q + 2 का क्यूब करेंगे, 3q + 2 का क्यूब। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले वाले का किया, r = 1 के लिए। तो a का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे 27, q का क्यूब प्लस b का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3a²b में हमारे पास कितना आएगा, इसका स्क्वायर और इंटू b, यानी कि 3 × 9 = 27, दूनी 54, यानी कि 54 ऑफ q आएगा, a²b यानी कि q² में आएगा, और 3b² यानी कि 4 × 3 = 12 और 36, यानी कि ये बनेगा 36 ऑफ q। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से फिर से हमारा 9 कॉमन आ जाएगा। यदि हम ध्यान से देखें तो ये 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 × 3 = 9 × 6 = 9 × 4 = और प्लस का 8। ठीक है, तो ये जो हमारी फॉर्म में, ये तो कोई m पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9m + का 8। तो ये हमारी तीसरी फॉर्म होगी, और ये इसी तरीके से हमारा यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो जाता है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाती हैं चीज़ें जो हमें करनी थी। आई थिंक बात समझ पा रहे होगे। तो ये जो यूक्लिड लेमा से यूक्लिड डिवीज़न लेमा है हमारा, उससे हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो किस फॉर्म का हो सकता है, 9m + 1 9m + 8 की फॉर्म का हो सकता है। तो हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक प्यारे बच्चों, आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे की सारी वीडियो जो हैं आपको यहाँ पे मिलती रहें। तो आपका जो मैथमेटिक्स है पूरा 10th क्लास का, वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एक एक्सरसाइज में, जैसे अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन करा है, इसके बेस पे जो और क्वेश्चन है वो आप खुद करके देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है दूसरे डिफरेंट टाइप के, वो हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका अभी इसी एक्सरसाइज का। एक्चुअली इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके दो तरीके के क्वेश्चन हैं, एक तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर आपके बेस हैं, और एक दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे कि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारा, उसमें HCF निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्ती हमें निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द division algorithm to find, क्या करना है इसमें हमें, to find the HCF of 125 एंड 125 और किसका निकालना है, 135 और 225 का, 135 एंड 225, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, वो तो हमें पता ही है क्या होता है, A = BQ + के R, ये हमारी फॉर्म होती है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम एल्गोरिथम की यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हमारा यूक्लिड डिवीज़न हमारा लेमा है यहाँ पे,
तो यदि हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से यहाँ पे HCF निकालना है, अभी तक हम जो HCF निकालते थे वो कैसे निकालते थे, इसके प्राइम फैक्टर करते थे, इसके भी प्राइम फैक्टर यानी कि गुणनखंड विधि से हम यहाँ पे HCF निकालते थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डिवीज़न विधि से यानी कि डिवीज़न जो मेथड है उससे हमें यहाँ पे HCF निकालना है। तो इसका क्या तरीका होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से HCF निकालने का, कि जो छोटी वैल्यू है उससे हम बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे, बड़ी वैल्यू हमारी क्या है 225 है, छोटी वैल्यू है 135। तो देखो किस तरीके से डिवाइड करते हैं, 135 से हम 225 को डिवाइड करते हैं। और किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये आपको सीखने की ज़रूरत है, तभी आपको HCF मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। देखो कैसे, 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 135, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 0 मिला, यहाँ पे आपको ये 9 मिला। अब ये जो 90 आपको रिमाइंडर मिला यानी कि शेषफल मिला, अब इससे आपको ये जो वैल्यू है जिससे आपने पहले डिवाइड किया था उसे डिवाइड करना है, यानी कि ये वैल्यू आपकी हमेशा यहाँ पे आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 135, तो 1 जा चलेगा यहाँ पे 90, कितना बचेगा यहाँ पे 45। देखो रिमाइंडर 45 बचा। अब फिर से वही तरीका, जैसे हमारा 135 यहाँ पे आ गया था ऐसे 90 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 90 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और कब तक करना है, जब तक नीचे 0 नहीं बच जाता, ठीक है। तो 45 to 90, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, देखो 0 मिल गया। जब 0 मिल जाएगा तभी रोक देंगे, आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पे लास्ट में जो आपकी ये वैल्यू होगी यानी कि जो आपका डिवाइज़र होगा, ठीक है, यानी कि जो आपका भाजक होगा वही आपका HCF हो जाएगा। HCF कितना आ जाएगा 45, यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों बात समझ में आ रही है, एक बार और देख लीजिए। यदि आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से HCF निकालना है यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे, यानी कि में से निकालना है तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, छोटी से बड़ी को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 135 1 जा 135, जो भी रिमाइंडर बचेगा फिर उससे डिवाइड करना है पहले वाली वैल्यू को जिससे आपने पहले डिवाइड किया था। 135 को हम यहाँ पे लिया है, फिर से डिवाइड किया, 45 बचा। 45 से अब किसे करेंगे, ये 90, ठीक है, 90 को यहाँ पे ले आओ, 45 to 90। जब तक 0 नहीं बचता तब तक ऐसे करते रहेंगे, और लास्ट में ये जो आपका डिवाइज़र यानी कि जो भाजक होगा यही हमारा HCF यानी कि में से होगा, ठीक है। इसे हम हिंदी में से भी बोलते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन थे, वे दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। बाकी क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगली वीडियो के लिए, जब तक अगली वीडियो आती है तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चंस की, पहली एक्सरसाइज के। दूसरा जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, दूसरी वीडियो में हम आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज होगी उसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बाकी हमारे साथ जुड़े रहना जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।